हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का ह्यूमन फिजियो में से दूसरा चैप्टर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स से सबसे पहले कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। ओके, देखो बॉडी फ्लूइड्स मतलब कोई सा भी फ्लूइड जो हमारे बॉडी में हो, और यहाँ पर हमको पढ़ने हैं वो फ्लूइड्स जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब सर्कुलेट कर रहे हैं मतलब हमारे बॉडी में घूम रहे हैं। ओके, तो इसमें हम दो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में घूमते हैं। वन इज ब्लड और एक होता है लिम्फ। कौन से दो फ्लूइड्स होते हैं? एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। देखो, लिम्फ और ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स सेम होते हैं क्योंकि लिम्फ जो बनता है वो एक्चुअली बनता है ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स जो ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं और टिश्यू में घूमने लगते हैं, उन्हीं को हम लिम्फ कहते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ ब्लड। ओके, नाउ लेट्स सी कि ब्लड को एनसीईआरटी ने क्या कहा है। ब्लड को एनसीईआरटी ने कहा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहा है? ब्लड को कहा गया है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। एक तो हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू क्यों है। कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? पूरे बॉडी में फ्लो करके। ओके, अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा है। इसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड है। ओके, ये बना है पूरे लिक्विड पार्ट है। ब्लड जो है वो फ्लूइड है, मतलब फ्लो करता है। तो इसमें कुछ लिक्विड पार्ट्स होंगे, कुछ सेल्यूलर पार्ट्स होंगे, जिसको जो मिलके इसके मैट्रिक्स को कैसा बनाते हैं? फ्लूइड। तो ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है? फ्लूइड। ओके, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सेल्यूलर पार्ट। नाउ हम पढ़ेंगे पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन। ब्लड के कंपोनेंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड को हमने क्या बोला कि यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं। एक हो गया हमारा फ्लूइड लिक्विड पार्ट, एक हो गया हमारा लिक्विड पार्ट। ये कितना परसेंट होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 55% होता है। ओके, टोटल ब्लड में लिक्विड पार्ट जो होता है 55% होता है, और इसी लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा। नाउ दूसरा पार्ट हमारे पास जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 45%। 45% जो होता है वो सेल्यूलर पार्ट होता है, मतलब सेल्स होते हैं। लिक्विड में सेल्स है, फ्लोट कर रहे हैं। तो ओवरऑल सब कुछ फ्लोट करेगा, सब कुछ बहेगा, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दूसरा दूसरा कंपोनेंट है सेल्यूलर पार्ट या सेल्यूलर कंपोनेंट। और ये कितना होता है? ये होता है हमारे पास 45%। 55 वो हो गया, बचा हुआ ये हो गया सेल्यूलर पार्ट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लाज्मा, देखो ब्लड तो हमने बोला प्लाज्मा और सेल्यूलर कंपोनेंट से बना हुआ होता है, पर प्लाज्मा में भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना, बहुत सारी चीज़ें मिलकर प्लाज्मा को बना रही होंगी। तो हम पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा बनता किससे है, प्लाज्मा मतलब होता क्या है, हम किस चीज़ को प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा के कॉम्पोनेंट्स क्या है। ओके, तो आ जाते हैं हम प्लाज्मा पर। देखो, प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट जो है वो है वाटर। फ्लूइड नेचर किसका होता है? या तो गैस का होगा या तो वाटर का होगा, मतलब कुछ भी जो बह रहा है। तो जो प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट है वो है हमारा वाटर। प्लाज्मा का जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर। अप्रोक्सीमेटली 90
टू 92%। ठीक है, ये प्लाज्मा का टोटल 55% है ब्लड का, इस प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर है। इसके अलावा क्या चीज़ें होंगी? इसके अलावा इसमें बहुत सारे आयंस होंगे, इसमें मिनरल्स होंगे, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स में और क्या होगा? प्रोटीन्स में हमारे पास मेन 3 प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ओके, ये होते हैं हमारे 3 मेन प्रोटीन पार्ट्स। और क्या होगा? ग्लूकोज होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, अमीनो एसिड्स, ये सब कुछ हमारा क्या बनाता है? प्लाज्मा। अब हम आ जाते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स पर। ये हो गए प्लाज्मा के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स। अब देखो, सेल्यूलर कंपोनेंट्स में भी 3 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स, राइट। एक होते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट में डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जो हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारे बॉडी गार्ड्स जो हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटलेट्स। अब आ जाओ सबसे पहले आरबीसी पर, ओके, एरिथ्रोसाइट्स पर। तो हम इधर आ जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। और रेड ब्लड सेल्स ना। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ आरबीसी का अगर बोर्ड एग्जाम है तो आरबीसी के कुछ फीचर्स लिखो कि कहाँ बनता है, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है। ओके, तो आरबीसी सबसे पहले हमें जानना है कि आरबीसी के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। जिस प्रोसेस से आरबीसी बनता है, आरबीसी हमारे बॉडी में हमेशा रिन्यू होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक टाइम में बन चुका आरबीसी, अगर बचपन में या ड्यूरिंग जब चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है तो बन चुका, उसके बाद हमेशा रहेगा नहीं। आरबीसी हर 120 डेज में रिन्यू होते रहता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन ही 120 डेज है। ओके, तो आरबीसी जो है वो 120 डेज में बनता रहता है। तो कहाँ बनता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आरबीसी के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो आरबीसी जहाँ पर बनता है वो तो हम अभी पढ़ेंगे, बट उसके प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ओके, एरिथ्रोसाइट्स नाम है आरबीसी का, तो जिस प्रोसेस से वो बन रहा है उसको हम कहेंगे एरिथ्रोपोएसिस। ओके, नाउ आरबीसी का हमने क्या बोला? लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। लाइफ स्पैन है इसका 120 डेज। बस, इससे ज़्यादा ये जिंदा नहीं रहता, इसके बाद ये मर जाता है। तो इसीलिए ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। वैसे भी ब्लड डोनेट करते रहेंगे, क्योंकि ब्लड तो नया बनते ही रहेगा। नहीं भी डोनेट करोगे तो भी ये ख़त्म ही हो जाएगा, फिर नया बनेगा। तो ब्लड डोनेशन करने से अपने अंदर खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि हर 120 डेज में आरबीसी रिन्यू होंगे, कुछ दिन में डब्ल्यूबीसीज रिन्यू होंगे, फिर कुछ दिन में प्लेटलेट्स रिन्यू होते रहेंगे। वैसे भी ब्लड डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। नाउ ये बनते कहाँ हैं? फॉर्मेशन का इनका डिफरेंट साइट्स है। देखो, योक सैक, किडनी,
और बोन मैरो। अब योक सैक में ये तब बनेंगे जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है मदर के यूट्रस में, ठीक है। तो ये किस टाइम पे बनेंगे? ड्यूरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट या फीटस डेवलपमेंट, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। फीटस किसको कहते हैं? जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है ना, जो बच्चा डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस में, उसको हम फीटस कहते हैं। तो फीटल स्टेज पर योक सैक में बन रहा होता है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब उसके बाद क्या होता है कि किडनी में बनने लगता है। ओके, लेट फीटल स्टेज कह सकते हैं। उसके बाद हमारे में जैसे हम हैं बड़े बच्चे, मतलब हम हैं, या फिर 5 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, जो बच्चे होते हैं, एक बार चाइल्ड बर्थ हो गया उसके बाद हमारे में कहाँ पर बन रहा है? बोन मैरो में। चाइल्ड बर्थ के बाद बोन मैरो में बनने लगता है। ओके, आफ्टर बर्थ। ये दोनों जन्म से पहले वाले हैं, ये जन्म के बाद वाला है। ओके, फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है। डिस्ट्रॉयड होता है स्प्लीन में। ओके, स्प्लीन हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों? क्योंकि वहां पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अच्छा, ये सब तो हमने जान लिया आरबीसी के बारे में। अभी हमको जानना है कि आरबीसी कितने नंबर में होते हैं, मतलब आरबीसी का जब हम काउंट करेंगे तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में कितने नंबर्स में आरबीसी होने चाहिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अकॉर्डिंग टोटल 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, अगर हम 1 मिलीमीटर का क्यूब को इमेजिन करें, ओके, उस 1 मिलीमीटर के क्यूब में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। आरबीसी इतने छोटे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 माइक्रॉन्स का उनका साइज होता है, तो बहुत सारे एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी थोड़े बड़े होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी उसी सेम एरिया में 1 मिलीमीटर क्यूब में थोड़े कम आएंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। बट आरबीसी का साइज बहुत छोटा, और आरबीसी हमें चाहिए भी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करना है, हेमोग्लोबिन को उसको रखना है। हेमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी से हमें क्या याद आया कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन को स्टोर करना। आरबीसी का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में स्टोर हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन क्यों चाहिए? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हेमोग्लोबिन ही तो करता है 97%। ये हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ओके, और क्या बचा आरबीसी के बारे में? बाई कॉनकेव शेप के होते हैं। शेप इनका कैसा होता है? शेप होता है इनका बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ। मान लो एक डिस्क इमेजिन करो, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर गड्ढा होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं बाई कॉनकेव शेप। ओके, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो आरबीसी के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। नाउ एक और चीज़, हाँ, कि आरबीसी जो है हमेशा एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करता है? क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसको हेमोग्लोबिन को एडजस्ट करना है, तो ये अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स की कुर्बानी दे देता है, तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में हो जाता है। ओके, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, पर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है ना। इसके बाद आगे के स्टेप्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस वाला सिर्फ पार्ट होता है यहाँ पर। तो जो भी आरबीसी को एनर्जी मिलती है वो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। कितनी? 2 एटीपी। 2 एटीपी में आरबीसी अपना काम चलाता है पूरा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। नाउ ल्यूकोसाइट्स और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के बॉडीगार्ड होते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमको बचा के रखते हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से, ओके, बहुत सारे अनवांटेड ऐसे पैथोजेंस से जो हमको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनको ये मारते हैं। और इस मारने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिससे कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, मतलब कोई सा भी हमारे बॉडी के सेल जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं वो किसी बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब डब्ल्यूबीसी में भी कैटेगरीज हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, इससे पहले कि हम कैटेगरीज पढ़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं, जैसे नंबर और इनका एक स्पेशलाइज्ड फीचर क्या होता है। ओके, तो देखो जैसे हमने बोला था कि आरबीसी कितने होते हैं? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। तो वैसे ही यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बहुत कम होते हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। ओके, तो ये होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये बहुत ही छोटे नंबर में होते हैं। ओके, नाउ ल्यूकोसाइड्स, डब्ल्यूबीसी, इनको जब डिवाइड करते हैं हम कैटेगरीज में तो किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। जब माइक्रोस्कोप में डब्ल्यूबीसी को देखा गया तो वहाँ पर कुछ डब्ल्यूबीसी में छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स दिखे। मान लो ये एक सेल है डब्ल्यूबीसी का, ये उसका न्यूक्लियस है। ओके, तो यहाँ पर छोटे छोटे से दाने के जैसे ग्रैन्यूल्स दिखे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे साइंटिस्ट को। तो जिनमें उनको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे उनको उन्होंने बोल दिया ग्रैन्युलोसाइट्स, क्योंकि ग्रैन्यूल्स हैं। तो एक कैटेगरी क्या हो गया हमारे पास? ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, ना अब जिनमें ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं दिखे उनको क्या नाम दे दिया गया? ए ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास हो गई ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ना अब इस ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कितने डब्ल्यूबीसी, अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी आते हैं। ये तो एक कैटेगरी है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अब हम एक्चुअली में पढ़ेंगे कि ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन से डब्ल्यूबीसी आते हैं। ना यहाँ पर एक है न्यूट्रोफिल्स, एक है हमारे पास एसिडोफिल्स, और एक है हमारे पास बेसोफिल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूट्रो मतलब ये न्यूट्रल है। कुछ चीज है वो मैं अभी बताऊंगी क्या है, न्यूट्रल है। एसिडोफिल्स मतलब कुछ समथिंग रिलेटेड टू एसिड, और बेसोफिल्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू बेस। ओके, अब क्या हुआ कि जब मान लो ये जो हमारे पास डब्ल्यूबीसी था, इसकी न्यूक्लियस है। ओके, जब इस डब्ल्यूबीसी में ये जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ओके, ये जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इन ग्रैन्यूल्स को स्टेन किया गया। किससे स्टेन किया गया? एसिडिक डाई और बेसिक डाई से। ठीक है, डाई मतलब जो कि कलर दे, सेल को कलर देता है। ठीक है, डाई, ये वाला डाई, DYE, कपड़े रंगने का जो कलर होता है उसको भी डाई कहते हैं। हेयर डाई, नाम से समझ में आ रहा है, डाई मतलब जो कि कलर प्रोवाइड करे। तो कुछ डाई जो होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उनका pH किस रेंज में आता है? 1 to 7, ओके, 1 to 6.9। अब कुछ होते हैं जो बेसिक रेंज में आते हैं, अप टू 14, 7 to 14, 8 to 14, है ना। तो बेसिक रेंज में आने वाले डाई जो है, अगर उससे ये स्टेन हो गया WBC, तो हम क्या कह देंगे उनको? बेसोफिल्स, क्योंकि वो बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है। अगर एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है, स्टेन तो सारे से होगा पर रिटेन कर रहा है, मतलब धोने, वॉश कर, एक बार हम डाई डाल चुके हैं सेल्स में, उसके बाद हम उसे वॉश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो डाई को वो रिटेन कर रहा है कि नहीं, या फिर पूरा धुल जा रहा है।
जब हम वॉश कर रहे हैं तो पूरा धुल जा रहा है या वो रिटेन कर रहा है। अगर वो रिटेन करता है तो किससे रिटेन करता है, एसिडिक वाले डाई से रिटेन करता है, एसिडिक वाले डाई को रिटेन कर रहा है, या बेसिक वाले डाई को रिटेन कर रहा है। अगर तो एसिडिक वाले डाई को रिटेन कर रहा है तो हो जाएगा ये एसिडोफिल्स, बेसिक को कर रहा है तो बेसोफिल्स, दोनों ही डाई को रिटेन कर रहा है तो न्यूट्रोफिल्स। समझ में आया? तो इस कैटेगरी पर डिवाइड, इस बेसिस पर डिवाइड किया गया उनको, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। अब इस एसिडोफिल्स का एक और नाम है दैट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। अब इनके कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। देखो, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनका मेन काम है फेगोसाइटोसिस। ओके, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर में होते हैं। हमारे टोटल WBC में से अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो नंबर अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम नंबर किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम इन नंबर। ओके, मैक्सिमम इन नंबर कितने? अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65%। और इनका मेन काम क्या है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस करने के लिए इनको ब्लड वेसल में से तो बाहर आना पड़ेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन जो होता है वो ब्लड के अंदर ही हो। टिश्यू में हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड में हो सकता है, ब्लड वेसल के बाहर हो सकता है। तो अगर ये सिर्फ ब्लड वेसल में ही रह जाएंगे तो बाहर की जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी है उनको कैसे मारेंगे, उनको कैसे खाएंगे? तो इस वजह से उनको ब्लड वेसल से बाहर आना पड़ेगा। तो इस ब्लड वेसल से बाहर आने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायापेडेसिस। ओके, डायापेडेसिस वो एक फिनोमिनन है या वो एक मैकेनिज्म है जिससे कि हमारे जो WBC होते हैं, स्पेशली फैगोसाइटोसिस वाले, जो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। एक हो गया न्यूट्रोफिल्स, उधर भी आएंगे, एक ग्रैन्युलोसाइट्स में भी आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जैसे एक हो गया हमारे पास फैगोसाइट, मतलब फैगोसाइटोसिस करने वाला। ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल से बाहर आते हैं। कैसे? स्क्वीज आउट करते हैं। ब्लड वेसल जो होता है वो हमारा उसमें छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि WBC बाहर आ सकते हैं। WBC जो है जिस मैकेनिज्म या जिस फिनोमिनन, जिस तरीके से बाहर आते हैं ब्लड वेसल से, उसको हम कहते हैं डायापेडेसिस। ठीक है, तो डायापेडेसिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ल्यूकोसाइट्स का। ओके, नाउ एसिडोफिल्स। देखो, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक जान लिया। अब ये दोनों ही एलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। ओके, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स या एलर्जी। जब भी बॉडी में किसी भी टाइप की एलर्जी होती है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स जो होते हैं उसका नंबर बढ़ गया तो मतलब समझ जाओ बॉडी में एलर्जी हुई है, बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम अपने ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में देखते हैं क्या क्या है। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में एक है हमारे पास लिम्फोसाइट्स और एक है हमारे पास मोनोसाइट्स। देखो, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट है, मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो यहाँ पर स्टेन होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए इनको ऐसा कोई स्टेन किया ही नहीं जाता है। नाउ मोनोसाइट भी एक टाइप का फेगोसाइट होता है, मतलब ये भी फेगोसाइटोसिस करता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स हमारे पास फेगोसाइटोसिस कर रहा था, जाके खा जा रहा था जो भी पैथोजेंस है उनको, सिमिलरली मोनोसाइट्स भी क्या होते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइट्स कहलाते हैं। ओके, तो इनका भी एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस। अब यही मोनोसाइट्स जब तक ब्लड में रहेंगे तब तक तो इनको मोनोसाइट्स कहा जाएगा। जब ब्लड से बाहर आ जाते हैं, ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं और टिश्यू में आ जाते हैं, तब इनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस।
ओके, मैक्रो मतलब बड़े और फेजेस मतलब फेगोसाइटोसिस करने वाले। तो साइज में ये सबसे बड़े होते हैं, सारे के सारे WBCs में साइज में सबसे बड़े होते हैं, इस वजह से इनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। और नंबर में ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, नंबर इनका सबसे ज़्यादा होता है, साइज इनका सबसे ज़्यादा होता है, तो इनको क्या कहा जाता है, मैक्रोफेजेस। लेकिन कहाँ, टिश्यूज़ में मैक्रोफेज। ब्लड में इनको मैक्रोफेज नहीं कहा जाता है, जब तक ये ब्लड में है ये मोनोसाइट्स कहलाएंगे। जब ये टिश्यूज में जाएंगे, टिश्यू में कैसे जाते हैं, ब्लड वेसल्स से स्क्वीज आउट करके, स्क्वीज आउट करने का तो प्रॉपर्टी है ही इनके पास, डायपेडेसिस करने का, तब ये कहलाते हैं मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज को अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, मैक्रोफेज को अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नाम दिया गया है। नाउ वो उतना जानना सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी उतना कवर नहीं करती है, बस इतना जान लो कि इसको मैक्रोफेज कहते हैं, लेकिन टिश्यू में, ब्लड में नहीं, ब्लड में मोनोसाइट्स ही कहलाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लिम्फोसाइट्स पर। देखो, लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो हैं, ठीक है, इसके भी कैटेगरीज है। लिम्फोसाइट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट या बी सेल, और एक होता है टी लिम्फोसाइट या टी सेल। ये हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं। ओके, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, जो चैप्टर होता है इम्यूनिटी वाला, उसमें बी सेल्स जो होते हैं और टी सेल्स जो होते हैं, ये दोनों बनते तो एक ही जगह पर है। ओके, ये बनेंगे दोनों के दोनों बोन मैरो में, राइट। अब यहाँ बनने के बाद, बोन मैरो में बनने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं, उसके नाम पर इनका उस बेसिस पर इनका नाम रखा गया। देखो, बी सेल्स जो है वो बनेंगे बोन मैरो में और मेच्योर भी बोन मैरो में ही होंगे, ठीक है। और टी सेल्स जो है ये बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन फिर ये थाइमस में जाकर वहाँ पर मेच्योर होते हैं, वहाँ पर इनको बहुत सारे पैथोजेंस का फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करते हैं। ओके, तो ये थाइमस में जाकर मेच्योर होते हैं, इस वजह से इनका नाम पड़ा है टी सेल। दोनों ही इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। ओके, हाँ, दो बोथ आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमारी कहानी समाप्त हो गई ल्यूकोसाइट्स के बारे में। एक और कंपोनेंट बचा हुआ है सेलुलर में, दैट इज प्लेटलेट्स, तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं, छोटा सा है। देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट जो है वो एक जो सेल्यूलर कंपोनेंट है, उसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ब्लड को क्लॉट करने में। प्लेटलेट प्लाग बनता है, जब क्लॉट होता है ना तो प्लेटलेट प्लाग बनता है, ये पढ़ेंगे हम लोग जब ब्लड क्लॉट पढ़ेंगे, तो कैसे क्लॉटिंग होती है। तो और ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं एक सेल से जिसको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बनते हैं मेगा कैरियोसाइट से। इनका नंबर भी आरबीसी से कम होता है, 1.5 to 3 लाख पर mm³, इतना ही नंबर होता है इनका, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये हमारा प्लेटलेट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला पोर्शन कवर करेंगे। ओके, दैट इज़ ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप और हमारा जो RH ब्लड ग्रुपिंग है। ओके, थैंक यू वेरी मच।